अस्सलामुअलैकुम। फिजियोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनेली ऑफ सेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ा था। सेल की डेफिनेशन के मुताबिक सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि सेल जिंदा जानदारों का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कि जो जिंदा जानदार है उनका जो जिस्म है वो किस चीज़ से बना होता है, सेल से। ठीक है, सेल ना सिर्फ उन जानदारों का जिस्म बनाता है, उन जानदारों के जिस्म की साख्त को, ढांचे को बनाता है, बल्कि कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वो फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है, उसी फंक्शन के बारे में आज हमने पढ़ना है कि सेल वो अपने जो फंक्शन हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सेल में कुछ यूनिट्स मौजूद होते हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जो सेल के लिए काम करती हैं। ठीक है, जो सेल की फैक्ट्रियाँ हैं, उन यूनिट्स को, उन फैक्ट्रियों को हम कहते हैं ऑर्गेनेली ऑफ सेल, सेल के ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो वो ऑर्गेनेली सेल के लिए काम करते हैं, सेल के लिए किसी ना किसी चीज़ को बना रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, सेल को डिवाइड करने में हेल्प दे रहे हैं। ठीक है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो बेसिकली जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली मौजूद हैं वो सेल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सेल ज़िंदा रहता है, सेल जिंदा जानदारों का यूनिट समझा जाता है। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनेली है हमारे पास वो है सेल मेम्ब्रेन, या हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर मौजूद होती है, इसलिए हम इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसे इसलिए कहते हैं कि जो सेल के अंदर लिक्विड मौजूद होता है, एक लिक्विड, वाटरी लिक्विड एक मौजूद है। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उस प्लाज्मा को कवर कर रही है, ठीक है, उस प्लाज्मा को घेर रही है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। ठीक है, उस बेस पे हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो दोनों नाम, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही चीज़ के नाम है, एक ही मेम्ब्रेन के नाम है। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सेल, कि ये सेल की आउटर कवरिंग है, कि जो सेल का बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो सेल की सतही हिस्सा है, ठीक है, वो कवर किसने किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन ने। ठीक है, इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सेल। इट इज़ वेरी थिन इन नेचर, कि ये बहुत ही बारीक है, अबाउट 8 to 10 नैनोमीटर, के 8 से 10 नैनोमीटर मतलब इसका साइज़ है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, इट इज़ लिपिड बाईलेयर इन नेचर। ठीक है, कि इसकी नेचर क्या है, लिपिड बाईलेयर। बाई का मतलब होता है दो, कि लिपिड की दो लेयर्स हैं, इन विच कार्बोहाइड्रेट आर सैंडविच, कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, सैंडविच है। कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर बंद है, यानी कि लिपिड की दो लेयर है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ठीक है, उन दो लेयर्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बंद है, यानी कि सैंडविच जो है। एंड प्रोटीन आर आल्सो इम्बेडेड इन इट। ठीक है, और जो प्रोटीन्स हैं वो भी उस स्ट्रक्चर के अंदर, जो सैंडविच हमने बनाया है, ऊपर और नीचे हमने लिपिड की बायलेयर लगाई और सेंटर में हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, उस सैंडविच में प्रोटीन इम्बेडेड है, यानी कि प्रोटीन कहीं कहीं धंसे हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में क्या बता रहा है कि स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या है, इट इज़ लिपिड बायलेयर इन नेचर, के नेचुरल कुदरती तौर पे लिपिड की बायलेयर है, इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्बेडेड, कार्बोहाइड्रेट्स आर सैंडविच, के लिपिड बायलेयर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, सैंडविच हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बंद हैं। एंड प्रोटीन आर आल्सो इम्बेडेड इन इट, और उस सैंडविच स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन भी इम्बेडेड है। तो हम इस स्ट्रक्चर को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये हमारे सामने है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो आपको ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे जो ये जामनी कलर के हमें
कुछ राउंड शेप, बॉल शेप नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और उनकी फर्दर प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं फिंगर शेप, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आ रही हैं, ठीक है, और ये जो बॉल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो राउंड शेप हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये लिपिड्स की लेयर है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे लिपिड की लेयर मौजूद है, ठीक है, और उसके अंदर ये जो वाइट पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का है। तो डेफिनेशन के स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या हुआ कि लिपिड बाई लेयर, कि लिपिड की दो लेयर है, ऊपर वाली और नीचे वाली लिपिड की लेयर है, और कार्बोहाइड्रेट्स उसमें सैंडविच हुए पड़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें बंद हैं, ठीक है, और प्रोटीन इंबेडेड हैं। जो ये हमें ब्लू स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, लाइट ब्लू स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये प्रोटीन इस सैंडविच के अंदर इंबेडेड हैं, धंसे हुए हैं, गड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर की हम दोबारा समझ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, कि इट इज़ लिपिड बाई लेयर, कि लिपिड की बाई लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर, ये दोनों लेयर किसकी हैं, लिपिड्स की हैं। इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सैंडविच, के जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स सैंडविच हैं, बंद हैं। तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो वाइट पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, ये किसका है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का है। एंड प्रोटीन आर आल्सो एम्बेडेड इन इट, और इसमें प्रोटीन एम्बेडेड है, प्रोटीन धसे हुए हैं। तो ये जो लाइट ब्लू स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, ये किस चीज़ का है, ये प्रोटीन का है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा क्लियर करके देखते हैं। ये देखिए नीचे हमें दिखाया गया इसमें कि ये जो हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऊपर नज़र आ रही थी, उसकी डिटेल बताई गई है कि लिपिड टेल्स फॉर्म द इंटीरियर लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन, कि जो लिपिड्स की टेल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, वो मेम्ब्रेन की इंटीरियर लेयर बना रही है, अंदर वाली लेयर बना रही हैं, ठीक है, कि जो ये टेल्स हैं ये अंदर वाली साइड को बना रहे हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे मौजूद हैं। और जो बाहर वाली साइड्स पे हमें बॉल नज़र आ रहे हैं, जो राउंड शेप में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो क्या चीज़ है, वो फॉस्फोलिपिड हेड्स हैं, फेस द एक्वस इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स, कि जो ये हमें राउंड शेप, बॉल शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे थे, ये फॉस्फोलिपिड्स के हेड्स हैं, जो एक्वस इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को दोबारा देखें, तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सेल के अंदर है, ये सेल के बाहर का स्ट्रक्चर है। तो सेल के बाहर भी हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है, कुछ लिक्विड मौजूद होता है। और सेल के अंदर भी हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मौजूद है, लिक्विड मौजूद है। तो ये बॉल शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये उस एक्वस एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, ठीक है। और जो ये लिपिड टेल्स हमें नज़र आ रही हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे रहती है, यहाँ पे कोई एक्वस मटेरियल इसे टच नहीं करता, ठीक है। तो ये दरमियान में जो हमें नज़र आ रहे हैं कोलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल इंसर्ट देमसेल्फ इनटू द लिपिड लेयर, कि जो कोलेस्ट्रोल है, ठीक है, ये क्या करते हैं, उस लिपिड्स के जो हमें मॉलिक्यूल, जो टेल्स नज़र आ रही हैं, उनके अंदर ख़ुद को इंसर्ट कर लेते हैं, ख़ुद को एडजस्ट कर लेते हैं, ख़ुद को वहाँ पे मतलब ना पनाह दे लेते हैं, वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है वो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन इट इज़ लिपिड बाइलेयर, के लिपिड की बाइलेयर है, इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सैंडविच, के जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स सैंडविच हुए पड़े हैं, कि कार्बोहाइड्रेट्स उसमें कार्बोहाइड्रेट सेंटर में मौजूद है, लिपिड की बाइलेयर, लिपिड की एक ऊपर वाली लेयर है, एक नीचे वाली लेयर है, उसके दरमियान में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। एंड प्रोटीन आर आल्सो एम्बेडेड इन इट, और उसमें प्रोटीन भी धंसे हुए हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का। चूँकि सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग है, ठीक है, सेल के बाहर वाला एक गिलाफ है, ठीक है, सेल का कवर है। तो बेसिक फंक्शन क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज़ सेल से बाहर जाना चाहती है या सेल के अंदर किसी चीज़ ने आना है, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो बेसिक फंक्शन क्या हुआ कि ये पैसेज प्रोवाइड करती है, रास्ता देती है, ठीक है, पैसेज का काम करती है, चीज़ों को, मटेरियल्स को सेल से बाहर और सेल के अंदर लाने में हेल्प करती है, ठीक है। और दूसरा मेजर फंक्शन क्या हुआ, क्योंकि सेल का कवर है, तो सेल को
सेल की हिफाजत कर रही है, सेल के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जो प्लाज्मा मौजूद है उसे कवर कर रही है, ठीक है, उसकी हिफाजत कर रही है। तो ये बेसिक फंक्शन थे। अब यहाँ से हम फर्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन क्या है। तो इट प्रोवाइड्स द पैसेज ऑफ वाटर सोलुबल सब्सटेंस, के जो वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस हैं उन्हें पैसेज प्रोवाइड करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में, उन्हें सेल के अंदर आने में और सेल से बाहर जाने में हेल्प करती है, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या था, दीज एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टेड बाय अटैचिंग टू द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये ट्रांसपोर्टर का काम करती है। ट्रांसपोर्ट कैसे करती है कि जो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं उनके साथ चीज़ों को अटैच करवा के सेल के दोनों तरफ चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमने इसका देखा था, क्या था, इट प्रोवाइड्स पैसेज ऑफ वाटर सोलुबल सब्सटेंस, कि जो वाटर सोलुबल सब्सटेंस है उन्हें पैसेज यानी कि रास्ता मुहैया करती है। दूसरा फंक्शन क्या था, दीज एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर बाय अटैचिंग टू द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कि सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ अटैच करवा के चीज़ों को ये ट्रांसपोर्टर का काम करती है, कि सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है उनके साथ एक चीज़ को अटैच करवा के उसे सेल के अंदर या सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करवाती है। थर्ड इसका फंक्शन है परमिट द पैसेज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल, ठीक है, कि सेल के बाहर जो आयंस और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन्हें उन्हें भी ये मतलब रास्ता प्रोवाइड करती है, उन्हें अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर जा सकते हैं या सेल के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल की जो ट्रांसपोर्ट है उसे कंट्रोल कर रही है। सिलेक्टिवली परमिएबल हम इसे कहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को जाने देती है और कुछ चीज़ों को रोक लेती है। जो सेल के लिए बेनिफिशियल चीज़ें हैं, जिससे सेल को फ़ायदा है, उन्हें तो ये अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर जाएँ, लेकिन जो सेल के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं उसे ये ट्राई करती है कि उसे क्रॉस ना करने दे। तो इसके बाद नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स द सेल ऑर्गेनेलीज, कि जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं उसकी हिफाजत करती है। लास्ट फंक्शन है सम कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हेल्पफुल फॉर बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन्स, के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो मददगार साबित होते हैं हार्मोन्स की बाइंडिंग के लिए। जैसे उसने एग्जांपल दी है इंसुलिन, ठीक है, कि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड कर जाते हैं सेल के साथ। अगर उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है सेल के लिए, कुछ उन्होंने कोई हार्मोन्स ने कोई अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, तो क्या करेंगे, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके साथ अटैच कर जाएंगे। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, हेल्प कर रही है हार्मोन्स की बाइंड होने के लिए, ठीक है, कि हार्मोन्स को बाइंडिंग साइड प्रोवाइड कर रही है। तो ये थी सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑर्गेनेली हमारा। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड मटेरियल मौजूद है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो का मतलब है सेल, प्लाज्म का मतलब जो प्लाज्मा से निकला है, प्लाज्म का मतलब है लिक्विड, कि सेल का लिक्विड जो है उसे हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ पार्ट विच सराउंड और कवर द सेल न्यूक्लियस, ठीक है, कि ये वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो क्या करता है, जो सेल के न्यूक्लियस को सराउंड करता है, जो सेल के न्यूक्लियस को घेरे हुए है। इट लाइज नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, कि ये सेल मेम्ब्रेन के करीब करीब मौजूद होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया कि लिक्विड पोर्शन है, एक लिक्विड मटेरियल है सेल का, ठीक है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसके बारे में बता रहा है कि इट इज़ अ पार्ट विच सराउंड और कवर द सेल न्यूक्लियस, कि ये सेल के न्यूक्लियस को कवर करता है, सेल के न्यूक्लियस को घेरता है। इट लाइज नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के करीब मौजूद होता है। तो अब यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन के करीब भी मौजूद है और न्यूक्लियस के करीब भी मौजूद है, ठीक है। न्यूक्लियस सेल का एक सेंट्रल ऑर्गेनेली, ये सेल के सेंटर में मौजूद एक ऑर्गन है, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के को भी सराउंड किए हुए, न्यूक्लियस को भी घेरे हुए है, और दूसरी साइड ये सेल मेम्ब्रेन के गिर्द भी मौजूद है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान क्या चीज़ मौजूद हुई, साइटोप्लाज्म, के न्यूक्लियस
और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो लिक्विड भरा हुआ है उसे हमने कहा है कि वो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के दो जोन हैं। एक वो जोन जो सेल मेम्ब्रेन के करीब है उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म पोर्शन के वो हिस्सा, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सेल मेम्ब्रेन के करीब मौजूद है, नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, उसे हमने कहा एक्टोप्लाज्म। और वो पोर्शन जो न्यूक्लियस के करीब मौजूद है उसे हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्म, नियर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, कि वो न्यूक्लियस के करीब मौजूद है। तो सेल के साइटोप्लाज्म के दो पोर्शन हुए, एक वो वाला पोर्शन, वो वाला हिस्सा जो न्यूक्लियस के करीब मौजूद है उसे हमने कह दिया एंडोप्लाज्म, और जो सेल मेम्ब्रेन के करीब है उसे हमने कहा एक्टोप्लाज्म। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक टर्म और पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं साइटोसोल। अभी हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया कि लिक्विड मटेरियल है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद है। ठीक है, अब हम साइटोप्लाज्म की कुछ डिटेल पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म को कुछ डीपली इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म है साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? इट इज़ क्लियर फ्लूइड वेयर ऑल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। कि ये क्लियर फ्लूइड है जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं। तो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल का डिफरेंस क्या है? अगर हम न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान सिर्फ लिक्विड की बात करते हैं कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो लिक्विड मटेरियल मौजूद है, जिसमें हम आयंस को भी कंसीडर करते हैं, सॉल्ट्स को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि वो वाटरी मटेरियल और उसमें मौजूद आयंस और सॉल्ट वगैरह, ठीक है, उसे हम कहते हैं वो साइटोसोल है। साइटोसोल, ठीक है। सोल का मतलब, साइटो का मतलब सेल, सोल का जो वर्ड है वो निकला सोल्यूशन से, कि सेल का जो सोल्यूशन है। ठीक है, कि अगर हम साइटोसोल की बात कर रहे हैं, अगर हम साइटोसोल टर्म यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो लिक्विड मटेरियल मौजूद है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उससे साइटोसोल कह रहे हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान लिक्विड मटेरियल प्लस ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं, कि जितने दूसरे ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर हम उन दोनों चीज़ों को कंबाइन कहते हैं तब हम कहेंगे, तब हम जो टर्म यूज़ करेंगे तब हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों टर्म को एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि अगर हम कहते हैं साइटोसोल, तो साइटोसोल क्या है? साइटोसोल सिर्फ वो लिक्विड मटेरियल है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद है। ठीक है, अगर हम सिर्फ लिक्विड मटेरियल की बात करते हैं तब हम उसे कहेंगे साइटोसोल। लेकिन अगर हम उस लिक्विड मटेरियल और साथ उस लिक्विड मटेरियल में मौजूद मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे तब हम उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ टर्म्स की, इन दोनों टर्म्स की क्लैरिफिकेशन दी गई है, इन दोनों टर्म्स को क्लियर किया गया है। तो पहले यहाँ पे बता रहा है कि साइटोसोल क्या है। साइटोसोल द फ्लूइड, कि वो लिक्विड, ठीक है, एंड सस्पेंडेड मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स etc अराउंड द ऑर्गेनेलीज, कि ऑर्गेनेलीज के गिर्द जो फ्लूइड मौजूद है जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं, ठीक है, जो लिक्विड मौजूद है ऑर्गेनेलीज के सराउंड पे, अगर हम सिर्फ उस लिक्विड की बात कर रहे हैं तब हम कहेंगे साइटोसोल। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म टर्म यूज़ करते हैं तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन लिखी हुई है द साइटोसोल, के साइटोसोल यानी कि वो लिक्विड प्लस द ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड विद इन इट, ठीक है, कि साइटोसोल और उसमें मौजूद जो ऑर्गेनेलीज सस्पेंड हैं, कि उसमें जो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं हम उन सब की बात करेंगे तब हम टर्म यूज़ करेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म क्लियर हो जाना चाहिए आपकी। साइटोसोल सिर्फ वो लिक्विड मटेरियल है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद है। लेकिन अगर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ऑर्गेनेलीज प्लस लिक्विड मटेरियल की बात करेंगे तब हम साइटोप्लाज्म टर्म यूज़ करेंगे। तो दोबारा डेफिनेशन देख लें। साइटोसोल क्या था? फ्लूइड, कि वो फ्लूइड
एंड सस्पेंडेड मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स ईटीसी के फ्लूइड और उसमें मौजूद और उसमें सस्पेंडेड, उसमें मौलिक, सॉल्ट, नमकियात, शुगर, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम वगैरह, अगर हम उनकी बात करते हैं अराउंड द ऑर्गेनेलीज के गिर्द, ठीक है, कि ऑर्गेनेलीज के गिर्द जो लिक्विड मौजूद है, जब हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं तब हम यूज़ कर रहे हैं टर्म साइटोसोल। बट साइटोप्लाज्म टर्म कब यूज़ करेंगे? द साइटोसोल प्लस द ऑर्गेनेलीज, कि जब हम साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे सस्पेंडेड विद इन इट, के जो साइटोप्लाज्म के साइटोसोल के अंदर सस्पेंडेड है, तब हम टर्म यूज़ करेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। एवरीथिंग एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के अलावा जो चीज़ भी मौजूद है वो किस में आ जाएगी? साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे उसे क्लियर लिखा हुआ है कि सेल इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, कि सेल के अंदर जो मेजर तीन चीज़ें हैं वो क्या है कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म की उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि साइटोसोल यानी कि उसमें मौजूद लिक्विड प्लस ऑर्गेनेलीज, और उसके ऑर्गेनेलीज प्लस उसमें क्या आता है? न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेल, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो सेल बनेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम कहें तो सिंपल ये ट्रांसपोर्ट का एक चैनल है, या ये कह लें कि ये एक स्मॉल ट्यूब्स का एक चैनल है, यानी कि ट्यूब्स पे मुश्तमिल, स्मॉल ट्यूब्स पे मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्यूब्स हैं, नालियाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो वो करती क्या, उनका फंक्शन क्या है, वो हम अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ सीरीज ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीरीज ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन है इन द साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक सीरीज मौजूद है, किस चीज़ की? ट्यूब्यूल्स की। जो ट्यूबुलर पोर्शन है साइटोप्लाज्म के अंदर उसे हमने क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो दो टाइप्स हैं बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो ट्यूब्स, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में मौजूद है उसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ का मतलब है खुरदरा, ठीक है, बेरब्त, यानी कि जो प्रॉपरली प्लेन स्ट्रक्चर नहीं है उसे हम कहते हैं रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम उसे दूसरा नाम देते हैं ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हम इसे रफ सरफेस क्यों कह रहे हैं? और सेकंड टाइप है हमारी स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ का मतलब होता है प्लेन, या हम इसे ए ग्रैन्युलर भी कहते हैं। तो अब ये दो नाम हमने किस बेस पे रखे हैं, इसकी क्या बेसिक वजह है कि एक को हम रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, एक को हम स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। तो रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसे हम रफ इसलिए कहते हैं कि उसका उसका जो उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, कुछ दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल्स कुछ मौजूद होते हैं, इसलिए हम उसे ग्रैन्युलर भी कहते हैं। और जो स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस प्लेन होती है, उसके ऊपर कोई दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, इसलिए हम उसे ए ग्रैन्युलर भी कहते हैं, ठीक है। रफ को रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा या ग्रैन्युलर क्यों कहा? क्योंकि उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, उसकी सरफेस प्लेन नहीं होती, उसकी सरफेस के ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेकंड है हमारे पास स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उसे इसलिए कह रहे हैं कि उसकी सरफेस स्मूथ है, प्लेन है, उसके ऊपर कोई दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसे एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो हमें डार्क रेड पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नीचे बताया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर हमें कुछ बीड्स लाइक दानेदार स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसे क्या कहा गया है? राइबोसोम्स,
ठीक है, राइबोसोम्स इन्हें हम कहते हैं। ये जो दानेदार स्ट्रक्चर है इनका क्या नाम है, राइबोसोम्स। और दूसरा हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट नज़र आ रहा है जिसकी स्किन बहुत स्मूथ है, उसके ऊपर कोई दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसे कह रहे हैं। तो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए हमारे पास, एक क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद है, ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं जिन्हें हमने क्या कहा, राइबोसोम्स। ठीक है, और दूसरी हमारे पास टाइप कौन सी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूलर सीरीज ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन है इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सीरीज ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक सीरीज मौजूद है, एक चेन मौजूद है ट्यूब्स की। ठीक है, उन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली उसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ सरफेस हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि इसकी सरफेस पे दानेदार स्ट्रक्चर या ग्रेन्यूल्स मौजूद है, इसलिए हमने इसे ग्रेन्यूलर भी कहा। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वो स्मूथ है, प्लेन है, उस पर कोई दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इसलिए हमने उसे एक ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर भी, एक ग्रेन्यूलर भी कहा। तो अब हम इनके फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या है रफ का और स्मूथ का। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी हमने पढ़ा है कि रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर जो दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद है वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो राइबोसोम्स क्या कर रही हैं, प्रोटीन बना रही हैं। तो उन राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है, राइबोसोम्स आर अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, के जो आउटर सरफेस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके ऊपर क्या मौजूद है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पे लिखा है प्रोटीन आर सेंथिसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स, कि वो राइबोसोम्स क्या करती हैं, प्रोटीन बनाती हैं एंड देन ट्रांसफर टू द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन। और प्रोटीन बना के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो उसमें ट्यूब्स में जो खाली जगह है, जो ल्यूमेन मौजूद है, उसमें ट्रांसफ़र कर देती हैं, उसमें भेज देती हैं। तो राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस, कि वो क्या कर रही हैं, प्रोटीन बना रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, लिपिड बायोसिंथेसिस, कि ये लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहा है, लिपिड को बना रहा है। एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों की, मतलब सेल के अंदर ही अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, कोई चीज़ पहुंचानी है, तो वो काम क्या कौन कर रहा है, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन लीवर देयर इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, कि जो लीवर है हमारा, जो जिगर है, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। ठीक है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, कि जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है उसमें भी ये एक अपना अहम रोल अदा करता है, अहम किरदार अदा करता है। तो रोल क्या है कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोर्थ इसका जो हमारे पास यूज़ है वो क्या है, फंक्शन है, इट आल्सो हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन एंड अल्कोहल, कि जो डिफरेंट टॉक्सिन्स और अल्कोहल हमारी बॉडी में मौजूद होती है। ठीक है, टॉक्सिन हमारी बॉडी में मेडिसिन से भी आ सकते हैं, कोई टॉक्सिक चीज़ खाने से भी आ सकते हैं, मतलब जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उन्हें डिटॉक्सिफाई कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो हमने टाइप्स पढ़ी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद है, इसलिए उनका काम क्या है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करवा रहे हैं,
लिपिड बायोसिंथेसिस करवा रहे हैं और उसकी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं। इन लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म में भी एक अहम किरदार अदा करते हैं, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट जो फंक्शन है वो क्या है, इट आल्सो हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल्स, के जो डिफरेंट मुख्तलिफ इकसाम के जो जहरीले मादे हैं हमारी बॉडी में, और जो अल्कोहल है उसे डिटॉक्सिफाई कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। अभी हमने पढ़ा है कि राइबोसोम्स कहाँ मौजूद हैं, ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब हम उन राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी हम ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं ये हम सेल के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, फिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, दो टाइप्स देखी हमने उसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने कहा कि ट्यूबुलर सीरीज मौजूद है। ये ट्यूबुलर सीरीज कहाँ मौजूद है, साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अभी हम पढ़ के आए हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच होती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम्स क्या है। सेल कंटेन मैनी टिनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम्स, के सेल कई, मैनी का मतलब कई, टिनी छोटे ग्रेन्यूलर दानेदार स्ट्रक्चर रखता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नोन एज राइबोसोम्स। के सेल के अंदर कई दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, इट इज़ ए नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, कि ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, इसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो यूक्रोटिक सेल्स हैं, यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस ये है कि यूक्रियोटिक जितने भी सेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, और प्रोक्रियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन राइबोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नॉन मेम्ब्रेनस है, और ये यूक्रियोट में भी मौजूद है और प्रोकैरियोट में भी मौजूद है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम मौजूद है और यूकैरियोट में भी मौजूद है, और ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इन विच प्रोटीन एंड आरएनए आर प्रेजेंट, कि जिसमें जो किस चीज़ से बनी होती है, प्रोटीन से और आरएनए से। अभी मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, कि प्रोटीन तो बना रही है लेकिन खुद किस चीज़ से बनी हुई है, खुद भी प्रोटीन से और आरएनए से बनी है, कि इसमें प्रोटीन भी मौजूद होती है और आरएनए भी मौजूद होता है। तो हम फंक्शन देखते हैं। टाइप्स पहले हमें बताई गई हैं राइबोसोम्स की। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर डिपेंड अपॉन इट्स फंक्शंस के, राइबोसोम्स के फंक्शन की बुनियाद पे हम इसकी टाइप्स बना रहे हैं। या बेटर ये होगा कि अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह करें कि टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर डिपेंड अपॉन इट्स लोकेशन, कि अगर हम इसकी लोकेशन वाइज अगर हम इसे कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वो राइबोसोम्स जो कहाँ मौजूद हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम राइबोसोम्स। कि वो राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम राइबोसोम्स। ठीक है, वो क्या काम कर रही हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवा रही हैं। ठीक है, और दूसरी कहाँ मौजूद है, फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम, कि वो राइबोसोम जो प्लाज्मा के अंदर मूव कर रही हैं, फ्री फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, उनका काम क्या है, वो भी प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रोड्यूस साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, वो भी प्रोटीन बना रही हैं साइटोप्लाज्म के। तो दो टाइप्स हमने पढ़ ली हैं राइबोसोम्स की, कि वो राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मौजूद हैं उन्हें हमने कहा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वहाँ क्या काम कर रही है, वहाँ भी वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रही हैं, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही हैं। दूसरी टाइप कौन सी है राइबोसोम्स की, फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स, कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। ठीक है, वो क्या काम कर रही हैं, वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही हैं, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करके साइटोप्लाज्म को दे रही हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करके, हमने पढ़ा है अभी कि एंडोप्लाज्म की
ल्यूमन को ट्रांसफ़र करती हैं, ल्यूमन में डाल देती हैं। तो दो टाइप्स हुई राइबोसोम्स की, फ्री फ्लोटिंग एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम राइबोसोम्स। फंक्शन दोनों का, काम दोनों का सेम है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो अब हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है प्रोटीन राइबोसोम्स के। तो प्रोटीन का फंक्शन मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का, सॉरी, जो राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए दो मेजर प्रोसेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो जो हमारी राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स बजाते खुद प्रोटीन नहीं बना देती, मतलब जब राइबोसोम्स का दिल किया उन्होंने प्रोटीन नहीं बना देनी। राइबोसोम्स एक ऑर्डर को फॉलो करती हैं, एक हुक्म की तामील करती हैं। वो हुक्म कहाँ से आता है, डीएनए से। जो डीएनए हमारा मौजूद है, जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा विरासती मादा मौजूद है, ठीक है, वहाँ से एक ऑर्डर आता है राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है। तो डीएनए ऑर्डर कैसे भेजता है, डीएनए पहले अपना एक मैसेज टाइप करता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को अपना एक पैगाम देता है। वो मैसेंजर आरएनए पैगाम लेके ट्रांसफ़र आरएनए के पास आता है। ट्रांसफ़र आरएनए उस मैसेज को पढ़ता है, ठीक है, और राइबोसोम्स की हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें डीएनए ऑर्डर दे रहा है मैसेंजर आरएनए को या अपना मैसेज दे रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कि ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए की डीएनए से। कि डीएनए क्या कर रहा है, मैसेंजर आरएनए बना रहा है, ठीक है। वो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, वो साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आके वो ट्रांसफ़र आरएनए को डीएनए का मैसेज देगा, ठीक है। तो जिस अमल में डीएनए मैसेंजर आरएनए बना रहा है, उस अमल को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या हुआ, ट्रांसलेशन अमल है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के। ट्रांसफ़र आरएनए ने मैसेंजर आरएनए से मैसेज रिसीव करने के बाद उस मैसेज, जो मैसेज डीएनए ने दिया था, उस मैसेज के मुताबिक जो प्रोटीन बनाने का अमल है, उस अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस अपने का ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सिंपल है कि डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बनाया, अपना ऑर्डर टाइप किया, अपना हुक्म दिया मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, उस अमल को हमने कहा कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ठीक है। अब वो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में वो ट्रांसफ़र आरएनए से मिला, मैसेंजर आरएनए ने अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया ट्रांसफ़र आरएनए को। वो ट्रांसफ़र आरएनए उस मैसेज को लेके गया राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स के पास जाके उसने उस मैसेज के मुताबिक, उस कोड के मुताबिक राइबोसोम से प्रोटीन बनवाई, ठीक है। जो प्रोटीन बनने का अमल है, उस ऑर्डर के मुताबिक, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन का जो बनने का अमल है उसे हमने क्या कहा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होती कैसी है, होती कैसे है, इट इज़ अकर्ड, ये वाक़या होती है ड्यू टू मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेशन आरएनए। के मैसेंजर आरएनए और ट्रांसलेशन आरएनए इस ट्रांसलेशन को करवाते हैं। तो ये थी हमारी राइबोसोम्स। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस सिंपली अगर हम कह लें कि ये पैकिंग स्ट्रक्चर है कि जो सेल के अंदर क्या करता है, पैकिंग करता है, पैकिंग का काम करता है। कि सेल के अंदर जो भी चीज़ बन रही है, अगर उसे सेल से बाहर भेजना है, ठीक है, तो उसकी क्या करता है, उसकी पैकिंग करता है। सेल में अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उसकी कवरिंग का, उसकी पैकिंग का काम गोल्जी अपरेटस करवा रहा होता है। ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स, इसमें भी ट्यूब्स की एक सीरीज़ मौजूद होती है, जिस तरह हमने अभी पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए गोल्जी बॉडी, इसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी ये गोल्जी अपरेटस के ही नाम है। इट इज़ अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, कि ये एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन से बना हुआ एक ऑर्गेनेली है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग, कि जो किस चीज़ का जिम्मेदार है, पैकिंग का, एंड लाइसोसोम्स फॉर्मेशन, और लाइसोसोम्स बनाने का। लाइसोसोम्स हमारी बॉडी के ऐसे स्ट्रक्चर हैं, या ये कह लें कि जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं, ठीक है, पैक्ड एंजाइम्स जो हैं, जो हमारे सेल के अंदर मौजूद हैं,
या एंजाइम्स की जो थैलियाँ, एंजाइम्स के जो पैक हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइसोसोम्स। जब एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते हैं तो उन्हें जो गोल्जी अपरेटस है उसे कवर कर देता है, उसे छोटी छोटी थैलियों में बंद कर देता है। उन थैलियों को हम कहते हैं लाइसोसोम्स। तो गोल्गी अपरेटस का काम क्या हुआ? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन। ये देख रहे हैं आपके ये दानेदार स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं, आउटिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल के, जिन्हें हमने आउट ट्रांसपोर्ट कर देना, बाहर ट्रांसपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो गोल्गी अपरेटस क्या कर रहा है? लाइसोसोम्स बना रहा है और पैकिंग का काम कर रहा है सेल के लिए। तो इसके हम फंक्शन देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ टू फॉर्म लाइसोसोम्स, के लाइसोसोम्स बनाना। टू फॉर्म सिक्रीटिंग सेल्स, के सेल को सिक्रीटरी सेल्स बनाना, कि वो सिक्रीशंस कर सके। सिक्रीशन मतलब कोई भी मटेरियल सेल से बाहर जा सके। अब जो भी मटेरियल सेल से बाहर जाएगा, जाहिर बात है वो कवर होके जाएगा, उसी की पैकिंग होगी। तो पैकिंग का काम कौन कर रहा है? पैकिंग का काम गोल्जी अपरेटस करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन है, दिस इज द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि प्रोटीन बन रही हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे हैं? लिपिड की सिंथेसिस कर रहे हैं और फिर उसकी ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा एक एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मौजूद है, जो वो सिस्टम क्या कर रहा है? वो भी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। कई एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। इट इज़ एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। एडिशनल का मतलब इजाफी, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा ये एक एक्स्ट्रा सिस्टम मौजूद है जो क्या कर रहा है? प्रोटीन की और लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। इसके अलावा लाइसोसोम्स एंड सिक्रीटिंग वेजिकल, जो सिक्रीटिंग थैलियाँ हमारे 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 गोल्गी अपरेटस ने बनाई हुई हैं, उनकी क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। एक एडिशनल सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा इट मॉडिफाइज एन ओलिगोस्क्राइड्स, कि एन ओलिगोस्क्राइड, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, ओलिगोस्क्राइड्स ऐसे हमारे पास स्क्राइड्स होते हैं, ऐसे शुगर्स होते हैं जिसमें 3 से 10 तक कार्बन एटम मौजूद होते हैं, या जिसमें 3 से 10 तक मोनोस्क्राइड मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं ओलिगोस्क्राइड्स। ठीक है, जिसमें 3 से 10 तक शुगर्स मौजूद होंगे, उन शुगर्स को हम कहेंगे ओलिगोस्क्राइड। और जब वो किसी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे तब हम उन्हें कहेंगे एन ओलिगोस्क्राइड। तो उन्हें ये मॉडिफाइड करता है, उनकी शक्ल को चेंज करता है, उन्हें डिफरेंट कंपाउंड में चेंज करता है। इसके अलावा दिस इज साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन, के ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो मेजर साइट है, स्टोरेज साइट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और प्रोटीन्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद ब खुद डिवाइड कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, 1 से 2 बना सकता है। थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन दैट सिंथेसाइज्ड हाई एनर्जी फॉस्फेट, के ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन होती है, जो करती क्या है? जो करते क्या है? डेट सिंथेसाइज हाई एनर्जी फॉस्फेट, के जो एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बनाते हैं जिसे हम एटीपी कहते हैं। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये क्या करते हैं? फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं जो हमें क्या करते हैं? एनर्जी मुहैया करते हैं, एटीपी बनाते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए हम इसे कहते हैं कि सेल का पावर हाउस है। सेल को जो पावर है, सेल को जो एनर्जी है, कहाँ से जा रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से जा रही है। दोबारा हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद ब खुद डिवाइड कर सकता है, 1 से 2 बना सकता है। थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन डेट सिंथेसाइज्ड हाई एनर्जी फॉस्फेट, के धागे की तरह का मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? हाई एनर्जी फॉस्फेट बनाता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए हम इसे कहते हैं सेल का पावर हाउस। तो इसका स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। इसके अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए जो हमने पढ़ा है कि एक विरासती मादा है, ठीक है, तो इस डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है। इस डीएनए की वजह से ये खुद ब खुद डिवाइड कर सकता है, 1 से 2 बना सकता है। इसके पास राइबोसोम्स भी मौजूद है जिसकी वजह से ये अपनी प्रोटीन भी बना सकता है। 2 हमें इसकी मेम्ब्रेन नज़र आ रही हैं,
एक इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन। इंटरनल मेम्ब्रेन हमें जिसमें काफ़ी कर्व नज़र आ रहे हैं, और आउटर मेम्ब्रेन जो नियर अबाउट स्मूथ है, स्ट्रेट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में इसका मैट्रिक्स मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, डीएनए मौजूद है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। के लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है। एक ऐसी मेम्ब्रेन से बना हुआ है जिसकी लिपिड बाइलेयर और उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, उस मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम दोबारा देखते हैं। इट कंपोज ऑफ टू लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन, के दो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन मेम्ब्रेन से बना हुआ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जिसके दो हिस्से हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मतलब बाहर वाली मेम्ब्रेन जो हमें नज़र आ रही है बाहर, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन जो अंदर कर्व्ड मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। तो इसका साइज़ है, इट हैज़ डिफरेंट साइज़ एंड शेप, इसका मुख्तलिफ साइज़ है और डिफरेंट इसकी शक्ल होती है। इट इज़ मोटाइल लोकलाइज एट इंट्रासेलुलर साइट फॉर मैक्सिमम एनर्जी। कि ये मोटाइल है, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला, हरकत करने वाला, एंड लोकलाइज, लोकलाइज मतलब जो एक ही एरिया में रहे, ठीक है। एट इंटरसेलुलर साइट फॉर मैक्सिमम एनर्जी, कि ये सेल के अंदर मौजूद रहता है, मूव करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज़ वाइड, कि ये चौड़ा कितना है, 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ और इसकी लंबाई कितनी है, अप टू 10 माइक्रोमीटर। तो इसकी हम शेप्स पढ़ते हैं कि दीज आर इलोंगेट इन शेप, के इसकी जो शेप है वो लंबी होती है, लाइक एज ए सिगार शेप, के जिस तरह सिगार होता है उस तरह की इसकी शक्ल होती है। दीज आर सिंगल एंड ब्रांच, कि ये सिंगल भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं, इनकी शाखें भी हो सकती हैं। कंपोजिशन की, इसकी कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं? प्रोटीन लिपिड इन लोअर क्वांटिटी, के प्रोटीन और लिपिड इसमें लोअर क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन इट। और कम क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी किसकी मौजूद होती है? डीएनए की और आरएनए की। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की एक बड़ी अमाउंट बनती है। और एटीपी क्या करती है? हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को, हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। एटीपी एनर्जी के पैकेट्स हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पे एटीपी जाती है, हम यूटिलाइज करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा पायरुविक एसिड, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA. The acetyl CoA is broken into hydrogen and the carbon dioxide. पायरुविक एसिड, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, ये क्या है? ये सारी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट्स हैं। इन्हें किस में कन्वर्ट किया जाता है? एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA का मतलब है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो इसे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं हम। एसिटाइल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट होता है? वो हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट्स बनती हैं हमारी, और साथ एनर्जी मिलती है। तो ये थे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो हमारा सेल है उसका सबसे अहम और मेजर और सेंट्रल ऑर्गेनेल है, ठीक है। न्यूक्लियस इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कि सेल का जो कंट्रोल सेंटर है, जो सेल का दिमाग है, वो क्या है? न्यूक्लियस है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ सेल, कि सेल के जितने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी कि जितनी मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, या कोई रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो रहा है कि सेल एक से दो में डिवाइड हो रहा है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर ही मौजूद है। तो ये सेल के अंदर जितने फंक्शन हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, राइबोसोम्स काम कर रहा है, गोल्गी ऑपरेटस काम कर रहा है, ठीक है। जो भी फंक्शन हो रहा है उन फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द यूक्रियोटिक सेल, कि न्यूक्लियस कहाँ मौजूद होता है? यूक्रियोटिक सेल में। हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो अब हम
देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस सेंटर में जो हमें जामनी से एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, सेंटर में राउंड शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन भी दिखाया गया, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। जो ये साइड पे दानेदार स्ट्रक्चर, जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमने अभी पढ़ा था कि ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने न्यूक्लियस को घेरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस में सबसे पहले हमें नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर के सुराख, ये सुराख किस चीज़ के अंदर मौजूद हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है उसमें सुराख मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन के बाद है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। उस अंदर वाली मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन मटेरियल हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ बन रही है, जैसे अभी हमने पढ़ा मैसेंजर आरएनए, ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर से निकल के हमारे साइटोप्लाज्म तक आएगा, ठीक है। या अगर किसी चीज़ ने न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो वो न्यूक्लियर पोर से मूव करके न्यूक्लियस के अंदर तक जाएगी। तो अब हम फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है साइज एंड शेप। तो न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल इज यूजुअली इन स्फेरिकल शेप एंड स्फेरिकल साइज एंड शेप इज 4 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। के न्यूक्लियस तकरीबन हर सेल का जो है उसकी शक्ल क्या है, वो स्फेरिकल है और उसका साइज़ कितना है 4 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। के उसकी जो लेंथ है, जो डायमीटर है, वो कितना है 4 से 10 मिलीमीटर। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ मेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। हमने अभी पढ़ा कि दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, उसके बाद है न्यूक्लियस प्लाज्मा, कि उसके अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियस प्लाज्मा या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जिससे जैसे हमने साइटोप्लाज्म कहा, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर एक अपना लिक्विड मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस प्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं एंड न्यूक्लियोलस मौजूद है। कंपोजिशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वाटर 80%, ठीक है, कि वाटर इसमें कितना होता है 80% वाटर होता है। एंड ड्राई वेट, कि अगर हम उस न्यूक्लियस को ड्राई करके देखें, 80% वाटर उसमें से निकाल दें, तो जो 20% वेट बचेगा उसमें से इन विच DNA 18% एंड RNA 2% आर प्रेजेंट। अभी हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है उसमें 80% वाटर है, ठीक है। 80% वाटर को अगर हम निकाल दें, जो 20% स्ट्रक्चर हमारे पास मटेरियल बचेगा, उस 20% में से 18% DNA होगा और 2% उसमें RNA मौजूद होगा। फंक्शन क्या है न्यूक्लियस के? इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, के सेल का कंट्रोल सेंटर है, सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस बाय द मैसेंजर RNA। हमने अभी पढ़ा कि जो प्रोटीन बन रही है वो कैसे बन रही है? DNA के ऑर्डर पे। DNA ऑर्डर देता है मैसेंजर RNA के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह एक प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स इन हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन, के जो विरासती मादा है हमारा, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बच्चों वालदैन से बच्चों की तरफ जो विरासती मटेरियल जा रहा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में न्यूक्लियस हेल्प करता है। इट कंट्रोल द सेल डिवीजन, ये सेल की तकसीम के अमल को कंट्रोल करता है। लास्ट इसका जो फंक्शन है, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म, कि जो साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज जितने भी यूनिट्स मौजूद हैं, उनकी एक्टिविटी को, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल से अपर डिवीजन पे जाएंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के, उसके रोल के बारे में जानेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।